कथरुआल पॉलिटिकल क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के उन सभी क्वेश्चंस के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमने एक पूरा कोर्स तैयार किया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जिसके अंदर हमने कुल मिलाकर के 19 थिंकर जो हैं पब्लिक एड के, उनके बारे में डिस्कशन किया था। अब हमने उस 19 थिंकर से छांट छांट करके कुल मिला करके लगभग 300 क्वेश्चन बनाए हैं। इसके अलावा जो है हमने जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरीज हैं, ठीक है, जिसमें आप या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो जर्नल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, डेवलपमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन सभी के बारे में हमने जो है कुल मिला करके उससे अलग 300 से अलग लगभग 120 से 25 क्वेश्चन और तैयार किए हैं। तो कुल मिला करके हमने जो है लगभग 450 क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पर तैयार किए हैं, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और मैं इतनी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आपको ये 400 क्वेश्चन याद हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई क्वेश्चन पेपर में पब्लिक एड का छूट जाना चाहिए। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं। पूरा देखिए, पूरा समझिए, एक एक क्वेश्चन याद कीजिए। यहाँ पे एक एक थिंकर के अलग अलग तरीके से बताए गए हैं। मैं आपको बताता रहूँगा कि इस थिंकर के यहाँ तक क्वेश्चन थे, ये ख़त्म हुए, अब सेकेंड थिंकर शुरू हो गया, ठीक है। मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है बीच बीच में बताता रहूँगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से हर बार 10 क्वेश्चन आपके आते ही हैं। और वो 10 क्वेश्चन जो है इन 400 क्वेश्चन में से आप, मैं ज़्यादा गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन फिर भी 8 से 9 क्वेश्चन तक आपके आने की ज़्यादा संभावना है। 8 से 9 क्वेश्चन आ सकते हैं। एक समय ये भी था, इन्हीं क्वेश्चंस में से 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर इन क्वेश्चंस में से 10 के 10 क्वेश्चन आए थे। अब आपके लिए, और पिछली बार जो एग्ज़ाम हुए थे, दोनों जो एग्ज़ाम हुए थे पिछली बार, यानी कि 2022 का जो पेपर हुआ था, जिसकी 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उन दोनों शिफ्ट में जो है आपके पहली शिफ्ट में जो है वो 10 के 10 क्वेश्चन थे। सेकेंड शिफ्ट में जो है वो 8 से 9 क्वेश्चन आए हुए थे, इन्हीं नोट्स में से, इन्हीं क्वेश्चंस में से, जो हम यहाँ से करवाएंगे अभी, ठीक है। 2021 की दोनों शिफ्ट की बता रहा हूँ मैं, दोनों शिफ्ट के अंदर जो है वो 10-10 क्वेश्चन आते, तो 10 के 10 क्वेश्चन इन क्वेश्चंस में से बन रहे थे। तो आपको इस बार भी, मैं गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूँ कि 99% चांस हैं कि आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को आराम से समय निकालिए, आराम से बैठिए, ठीक है, फुल की फुल देखिए, अंत तक देखिए इस वीडियो, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़रूरी वीडियो है, ठीक है। चलिए, इस वीडियो को जो है हम एक पार्ट में कंप्लीट नहीं करने वाले हैं। ये वीडियो जो है हमारी 2 पार्ट में कंप्लीट होगी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, एक पार्ट में इतने क्वेश्चन हम नहीं करवा सकते। फर्स्ट पार्ट में जितने होंगे उतने देखते हैं, सेकेंड पार्ट में फिर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो शुरू करते बिना किसी देरी के। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिख रखा है, मल्टीपल चॉइस, लेकिन ये मल्टीपल चॉइस नहीं है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। तो वन लाइनर क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। लोक प्रशासन का इतिहासकार किसे कहा जाता है? लोक प्रशासन का इतिहासकार किसको कहा जाता है? यानी कि हिस्टोरियन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका आंसर होगा डिवाइट वाल्डो। डिवाइट वाल्डो जो है वो हिस्ट्री पे काफ़ी फोकस करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। इसके बाद है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फादर किसे कहा जाता है? उसे कहा जाता है वुडरो विल्सन को, ठीक है। इसके बाद है पी ओ ट्रिपल सी का विचार किसने दिया? ये दिया था हेनरी फेयोल ने। किसने दिया? हेनरी फेयोल ने, ठीक है। इसके बाद कांग्रेसनल गवर्नमेंट जो है वो किसकी पुस्तक है? वो है वुडरो विल्सन की, ठीक है। ये आप लोगों को जो कल हम बता रहे थे, पढ़ा रहे थे इंटरनेशनल के कुछ थिंकर के बारे में, तो वहाँ पे आप लोगों ने आइडियलिस्ट थिंकर के अंदर वुडरो विल्सन देखा भी होगा, और वहीं पे जो है आपने इसको किताब को भी देखा होगा, ठीक है। इसके बाद एक मैनेजर की हेनरी फेयोल में कितनी गुणवत्ता बताइए? हेनरी फेयोल जो हैं
वो एक मैनेजर में कितनी बताता है कि कितनी क्वालिटीज़ होती हैं। तो एक मैनेजर में वो कहता है 6 क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। इसके बाद जो है द पीस रेट सिस्टम का विचार किसने दिया? द पीस रेट सिस्टम, याद कीजिए, ठीक है। F.W. टेलर, द पीस रेट सिस्टम, F.W. टेलर, उन्होंने ये विचार दिया था। इसके बाद है द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है? द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना? द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट है वुड्रो विल्सन की, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम स्टडी का विचार किस विद्वान का है? यानी कि टाइम स्टडी कौन करवाता है? टाइम स्टडी के ऊपर फोकस किया F.W. टेलर ने अपनी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर, ठीक है। इसके बाद आता है POCCC की फुल फॉर्म क्या है? POC का जैसे हेनरी फ्योल ने विचार दिया वैसे इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, ठीक है। आपको ये याद रखना है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, ये इसकी फुल फॉर्म है POC की। इसके बाद गैंग प्लैंक का विचार किस विद्वान के द्वारा दिया जाए? गैंग प्लैंक का, ये भी हेनरी फ्योल का ही विचार है, ठीक है। हेनरी फ्योल ने साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच का फादर किसे माना जाता है? जिसको टेलरिज्म भी कहा जाता है, F.W. टेलर, ठीक है। इसी को टेलरिज्म भी बोला जाता है। F.W. टेलर जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच के फाउंडिंग फादर है। इसके बाद है वुड्रो विल्सन का आर्टिकल द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन सी मैगजीन में छपता है? उस समय पे एक मैगजीन आती थी पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली, उसके अंदर जो है इनका ये आर्टिकल छपता है। छपता कब है? 1986 के अंदर, ठीक है। 1986 में भी छपता है। उसके बाद ये किताब भी निकालते हैं 1987 में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर्टिकल को किसने माइंड्स ऑफ विजडम कहा है? माइंड ऑफ विजडम किस थिंकर ने जो है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहा है? ये कहा है हेनरी ब्रैगटन ने। हेनरी ब्रैगटन कहते हैं कि ये जो आर्टिकल है ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए माइंड ऑफ विजडम है और इस आर्टिकल को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हर एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, ठीक है, कोई भी हो चाहे वो, ठीक है। हेनरी ब्रैगटन। लोक प्रशासन का सबसे पहले जन्म कहाँ पर हुआ? देखिए लोक प्रशासन का, देखिए आपको लग रहा होगा वुड्रो विल्सन तो अमेरिका के थे, राष्ट्रपति थे, लोग फादर हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, लेकिन लोक प्रशासन का जन्म कौन? एज ए सब्जेक्ट तो अमेरिका में जन्म हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, एज ए विषय के तौर पे, यानी कि एज ए सब्जेक्ट पढ़ने के तौर पे अमेरिका में, लेकिन लोक प्रशासन एज ए एडमिनिस्ट्रेशन, एज ए यूज ऑफ प्रैक्टिकल, ठीक है, इन प्रैक्टिकल यूज कहाँ पे शुरू होता है? वो शुरू होता है यूरोप के अंदर। यूरोप में भी कहाँ पे बताते हैं वो ज़्यादातर? फ्रांस और जर्मनी के अंदर, ठीक है। लेकिन आपको यूरोप याद रखना, फ्रांस जर्मनी याद नहीं रखना है, आपको रखना है याद कि यूरोप के अंदर जन्म होता है। ये बात कौन बताता है यूरोप के अंदर हुआ? ये बताता है वुड्रो विल्सन खुद, ठीक है। तो वुड्रो विल्सन ने जो है लोक प्रशासन के उद्भव में कितने चरण माने कि लोक प्रशासन का जो उद्गम हुआ है, लोक प्रशासन कैसे विकसित हुआ है, उसके विकास के कितने स्टेप हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि 3 स्टेप में हुआ है। पहला होता है एब्सोल्यूट रूल, ठीक है। दूसरा होता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। फिर इसके बाद होता है फोकस ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए ये कहता है, मैं आपको थोड़ा समझा भी देता हूँ। एब्सोल्यूट रूल का मतलब कि पहले सिर्फ राजा होता था, सिर्फ राजा की चलती थी, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये फर्स्ट स्टेप था। फर्स्ट स्टेप में कि राजा होता था, राजा ही रूल करता था, राजा ही सब कुछ बनाता था, राजा ही सब कुछ माना जाता था, वही जुडिशरी, वही एडमिनिस्ट्रेशन, वही शासक, सब कुछ। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। उसके बाद लोगों ने जोर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बनाई जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा जाएगा, कौन करेगा, कैसे करेगा, ये नहीं लिखा गया, ये नहीं बताया गया, सिर्फ ये लिखा गया कि एक सरकार बनेगी, सरकार काम करेगी। तो लोगों की इन्वॉल्वमेंट वहाँ नहीं हो पाई, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख देगा कैसे कि हम कौन किया कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद फोकस ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद किया गया कि क्या है कि करेगा कौन, कैसे किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, उसके अंदर क्या क्या इनोवेशन की जा सकती हैं, वो सब चीज़ें जो हैं उसके अंदर की गई फिर, ठीक है। ये तीसरा स्टेप था। इसके बाद है न्यू मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट। किसकी पुस्तक है? न्यू मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट, ये भी वुड्रो विल्सन की पुस्तक है, ठीक है। आपको ये सारी किताबें जो आ रही हैं ये याद कर लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं। इसके बाद जो है थ्योरी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। थ्योरी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट किसकी किताब है? याद रखिए हेनरी फ्योल की किताब है, थ्योरी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, हेनरी फ्योल की किताब है। इसके बाद है हेनरी फ्योल ने एक संगठन में कितनी क्रियाएं बताई, यानी कि एक संगठन के कितने फंक्शन बताए हैं। उसने बताया कि कोई भी संगठन हो दुनिया का, यानी कि चाहे पब्लिक है चाहे प्राइवेट संगठन है, ठीक है, उसके अंदर 6 चीज़ें होती हैं, 6 कॉमन चीज़ें होती हैं और 6 की 6 मिल करके करते हैं। 6 की 6 कौन सी होती है? इसने एक और चीज़ बताई थी, आपको पता होगा, एक मैनेजर में कितनी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? 6 क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। वैसे ही इसने एक बात और बोल दी है कि 6 क्रियाएं हैं जो संगठन मिलकर करते हैं। कौन सी क्रियाएं करते हैं? वो करते हैं टेक्निकल,
कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंट्स, मैनेजर। यानी कि एक संगठन जो हो वो पहले टेक्निकल काम करेगा, काम कैसे होगा, उसके बाद वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ करता है, ठीक है, कि वो लेन देन वाले काम करता है। उसके बाद क्या है कि वो फाइनेंशियल करता है, लेन देन वाले काम कैसे होते हैं, पैसे में होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, काम करने वाले लोग जो हैं, ये लेन देन कर रहे हैं, जो लोग टेक्निकल एक्टिविटी कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी देखता है कि ये सिक्योरिटी ठीक है, सिक्योरिटी हो गई। उसके बाद क्या करता है, लेन देन हुआ है, कमर्शियल एक्टिविटी हुई है, उनके अकाउंट्स तैयार करेगा, ठीक है, ये अकाउंट्स तैयार करता है। अकाउंट्स तैयार करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, मैनेजमेंट चाहिए, तो फिर वो मैनेजमेंट करता है। ये 6 चीज़ें आपको याद रख लेनी है। इसके बाद जो है हेनरी फ्योल ने एक मैनेजर की कौन सी 6 गुणवत्ताएं बताई। देखिए मैंने बताया था ना, एक मैनेजर के अंदर 6 क्वालिटीज़ होती हैं। वो कौन सी 6 क्वालिटीज़ हैं, एक तो होती है भौतिक यानी कि फिजिकल क्वालिटीज़, एक होती है उसके अंदर साइकोलॉजिकल मानसिक क्वालिटीज़, एक होती है उसके अंदर मोरल नैतिक क्वालिटीज़, उसके फिर है सामान्य शिक्षा जनरल एजुकेशन उसके अंदर होती है, फिर होती है उसके अंदर एक्सपर्टीज़ होती है, विशेष ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद होता है अनुभव, एक्सपीरियंस। ये 6 चीज़ें जो हैं ये एक मैनेजर के अंदर होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद कर लेनी है, ठीक है। ये भी और ये भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, दोनों की दोनों, ठीक है। इसके बाद हेनरी फ्योल ने प्रशासन के कितने सिद्धांत बताए हैं, कि एक प्रशासन है, लोक प्रशासन के जो हैं कितने सिद्धांत बताएं, तो एडमिनिस्ट्रेशन के 14 सिद्धांत बताए हैं। ये आता है क्वेश्चन पेपर में, याद रखिए 14 सिद्धांत बताए हैं। आर्ट ऑफ कटिंग मेटल का विचार किसने दिया, वो दिया था F.W. टेलर ने। आर्ट ऑफ कटिंग मेटल किसने दिया था, आर्ट ऑफ कटिंग का विचार दिया था F.W. टेलर ने, जो अपना पूरा का पूरा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। F.W. टेलर जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी देते हैं, उसी के अंदर ये बात वो करते हैं, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल। जिससे क्या किया गया था कि उसने मेटल्स को काटने के लिए जो है एक नई तरीके की तकनीक बताई, जिससे कि मेटल जो है वो हल्का हो गया, उसको उठाने के लिए जो है कुछ और चीज़ें लेके आई गई, ठीक है। F.W. टेलर ने जो है प्रोडक्शन में कमी के लिए सबसे बड़ी समस्या किसको माना है, F.W. टेलर ने प्रोडक्शन में कमी के लिए सबसे बड़ी समस्या किसे माना है, तो सबसे बड़ी समस्या उसने माना है सोल्डरिंग। सोल्डरिंग का मतलब क्या होता है, सोल्डरिंग का मतलब होता है कि व्यक्ति जानबूझ करके काम नहीं करता, जानबूझ के काम नहीं करेगा वो, ठीक है, ये कहता है। इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें हैं, कुछ और भी बताई हैं उसने कमियां, लेकिन सोल्डरिंग सबसे मेन समस्या है। बाकी भी चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें हैं प्रोडक्शन में कि स्टैंडर्ड नहीं होता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजर एंड वर्कर्स आर नॉट क्लियर, यानी कि मैनेजर और वर्कर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो चीज़ों को लेकर के क्लियर नहीं होती है, अनसाइंटिफिक डिसीजन मेकिंग होती है, ये भी समस्या है, ठीक है। इसके बाद है 24th क्वेश्चन है पेइंग मैन एंड नॉट पोजीशन। ये किसका विचार है, पेइंग मैन नॉट पोजीशन, यानी कि पे हम किसको करते हैं, मैन को, नॉट पोजीशन, पोजीशन को नहीं, ठीक है। पेइंग मैन नॉट पोजीशन, ये किसका विचार है, ये है F.W. टेलर का, ठीक है। इसके बाद है फंक्शनल फोरमैनशिप का विचार किसने दिया, फंक्शनल फोरमैनशिप का विचार दिया था F.W. टेलर ने। ये सारे उसकी साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच के उदाहरण हैं। फंक्शनल फोरमैनशिप F.W. टेलर, याद रखिएगा। इसके बाद आता है F.W. टेलर ने जो है एक वर्कर पर कितने बॉस रखने चाहिए, एक वर्कर पर कितने बॉस होने चाहिए, इसने कहा कि 8, एक वर्कर पे 8 बॉस होने चाहिए। उन 8 बॉस की 2 कैटेगरी बनाता है, ए कैटेगरी, ठीक है, और बी कैटेगरी, ठीक है। 4 बॉस इसके अंदर हैं, 4 बॉस इसके अंदर, क्लैरिकल बॉस और आगे बता देता हूँ, आगे आ जाएंगे, ठीक है। तो 8 बॉस की बात करता है वो, फंक्शनल बॉस और क्लैरिकल बॉस, इस तरीके से बात करता है, एग्जीक्यूटिव एंड क्लैरिकल। इसके बाद है मेंटल रेवोल्यूशन का विचार किसने दिया, ये भी F.W. टेलर का, कि मेंटल रेवोल्यूशन होनी चाहिए इन दोनों के अंदर, मैनेजर और वर्कर दोनों के अंदर मेंटल रेवोल्यूशन चाहिए, उससे जो है हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। इसके बाद है F.W. टेलर जो है वो किस कंपनी में काम करते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एक बार आया भी था, ये आया था मेडिवल एंड बेथलेम स्टील कंपनी, मेडिवल एंड बेथलेम स्टील कंपनी, ठीक है, मेडिवल एंड बेथलेम स्टील कंपनी, इस कंपनी में वो काम करते हैं। इसके बाद गैंग प्लैंक में हेनरी फ्योल ने किस अवधारणा को अपना, इनका एक विचार, हेनरी फ्योल का विचार है गैंग प्लैंक, ठीक है, गैंग प्लैंक का विचार है, ये कहते हैं हायरार्की जंपिंग का विचार करते हैं। ऐसे बताता है, मैं थोड़ा सा समझा भी देता हूँ इसको, गैंग प्लैंक होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि एक वर्कर यहाँ पे बैठा है, ए मतलब कि यहाँ पे मैनेजर बैठा है, इसके नीचे काम करने वाले लोग हैं, ये कंपनी है, ठीक है। एक साइड ये चलती है, एक साइड ये चलती है, एक साइड ये चलती है, एक साइड ये चलती है और एक साइड ये चलती है, इधर भी चलती है। तो इस तरीके से जो है कुल मिला करके ऐसे एक हायरार्की बनी होती है। मान लीजिए ये ABCD, ये डी वर्कर है, और यहाँ पे ला लीजिए MNOP, ये P है, ठीक है। तो इस D को जो है मान लीजिए इसी के रैंक का है, ये भी इसी रैंक का है, D को P से काम है, तो प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस होती है कि D जो है वो पहले अपने ऊपर वाले तीनों से परमिशन लेगा, पहले इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, और फिर जो है वो यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। और
पी को भी जो है अपने सारों से परमिशन लेनी पड़ेगी डी से बात करने के लिए, लेकिन गैंगप्लैंक में कहता है हेनरी फ्योल कि डी को क्या करना है, सिर्फ अपने इमीडिएट सुपीरियर से परमिशन लेनी है, और इसे भी क्या है, सिर्फ अपने इमीडिएट सुपीरियर से परमिशन लेनी है। ये वाली जो धारा है ये सारी खत्म कर दी गई है, डायरेक्ट बात कर सकता है सिर्फ अपने इमीडिएट सुपीरियर से परमिशन लेके। दिस इज द गैंगप्लैंक एंड इट इज़ द हायरार्की ऑफ जंपिंग, ठीक है, हायरार्की जंपिंग, ये बात है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कहते हैं, नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में है F.W. टेलर ने एग्जीक्यूटिव फंक्शन बॉक्स किन को रखा है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन बॉक्स कौन है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन बॉक्स कौन है, वो है गैंग बॉक्स, रिपेयर बॉक्स, स्पीड बॉक्स, इंस्पेक्टर बॉक्स, इंस्पेक्टर। तो एक इसने भी जो है बॉस की जो है वो कैटेगरी बना रखी है। तो बॉस जो हैं वो दो तरीके के होते हैं, एग्जीक्यूटिव फंक्शनल हैं, ठीक है, और दूसरे प्लानिंग बॉस हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन बॉस जो होते हैं आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं कि एक तो ये बॉसों की कैटेगरी है, एक कैटेगरी ये है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव फंक्शन बॉस हैं, और यहाँ पे जो हैं ये प्लानिंग बॉस हैं, ठीक है। चार इसके अंदर हैं, चार इसके अंदर हैं, तो ये चार चार बॉस हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसने कैसे रखा है कि इसमें से गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, स्पीड बॉस और इंस्पेक्टर बॉस, जो मैं ऊपर बता रहा था वही चीज़ें हैं। फिर प्लानिंग बॉस में क्या है, प्लानिंग बॉस में भी हैं ऑर्डर ऑफ वर्क एंड रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कास्ट क्लर्क, ठीक है, डायमेंशन वर्क, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर रखी गई। डिसिप्लिन क्लर्क होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारे के सारे जो हैं इस तरीके से आपको याद कर लेने हैं, ठीक है, आपको देख लेने साथ में। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है ये हो गया। इसके बाद मैरी पार्कर फोलेट आ जाती है। अभी ये वाला एक हिस्सा खत्म होता है, 3-4 थिंकर वाला, हेनरी फ्योल, F.W. टेलर और वुडरो विल्सन, ये वाला हिस्सा खत्म हुआ। अब शुरू होता है मैरी पार्कर फोलेट से, नेक्स्ट वाली थिंकर। मैरी पार्कर फोलेट किस अवधारणा से जुड़ी हुई है, कौन सी अवधारणा है, मैरी पार्कर फोलेट भी जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच से जुड़ी हुई है। याद रखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच के सेकंड थिंकर आ गए हैं, एक हो गए थे F.W. टेलर, अब आ गए मैरी पार्कर फोलेट। इन्होंने किताब लिखी द न्यू स्टेट, इनके द्वारा लिखी गई किताब है मैरी पार्कर फोलेट के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा एक किताब है इकोनॉमी एंड सोसाइटी किसके द्वारा लिखी, मैक्स वेबर की। लास्ट टाइम ये किताब पूछी गई थी, ठीक है। मैरी पार्कर फोलेट की बारे में भी जो है ये बात पूछी गई थी, साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच से भी। फिर मैक्स वेबर ने जो है वो सत्ता में कितने प्रकार बताए हैं, सत्ता के कितने प्रकार, ये बार बार आती है चीज़ें कि एक अथॉरिटी के कितने टाइप की होती है, ठीक है। एक अथॉरिटी कितने टाइप की, तो 3 टाइप की अथॉरिटी बताई है मैक्स वेबर ने, ट्रेडिशनल, क्रिस्मेटिक और लीगल, ये 3 टाइप की अथॉरिटी है। किसको सपोर्ट करता है, लीगल अथॉरिटी को सपोर्ट करता है। मैरी पार्कर फोलेट को जो है प्रॉफिट ऑफ मैनेजमेंट किसने कहा, प्रॉफिट ऑफ मैनेजमेंट पीटर ड्रकर, ये आपको याद रखना। पीटर ड्रकर जो है वो मैरी पार्कर फोलेट को जो प्रॉफिट ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। इसके बाद जो है डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये किसी किताब है, ये भी मैरी पार्कर फोलेट की किताब है, ठीक है। इसके बाद प्रबंध में कॉन्फ्लिक्ट को सोल्व करने के फोलेट ने कितने तरीके बताए हैं, 3 तरीके बताए हैं, डोमिनेंस, कंप्रोमाइज़ और इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन भी जो है ये 2020-21 में आया था, ये क्वेश्चन 2021 में आया था। मैं बता दूँ क्योंकि मेरे सामने जो क्वेश्चन आया हुआ मैं बता दूंगा, मैंने पेपर दिया था तो मेरे सामने था ये क्वेश्चन। इसके बाद प्रबंध में पैदा हुए कॉन्फ्लिक्ट में हमें अवसर ढूंढना चाहिए, ये किसका मानना है, यानी कि इनका मानना है मैरी पार्कर फोलेट जो है, MP फोलेट जिसे हम कहते हैं, कि कोई भी मैनेजमेंट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो कॉन्फ्लिक्ट से हमें डरना नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट को फेस करना है। कॉन्फ्लिक्ट हमेशा आएंगे ही, तो कॉन्फ्लिक्ट के डरने का कोई मतलब ही नहीं है। तो कॉन्फ्लिक्ट को हमेशा ही सोल्व तब किया जा सकता है जब हम उसके अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढें, उससे बिना डरे हम ये देखें कि इसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटी है, ये कॉन्फ्लिक्ट आया तो, ठीक है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को ऐसे सोल्व करने की सोचती है। फिर MP फोलेट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट समाधान के लिए किस तरीके को बेस्ट मानती है, वो कहते हैं इंटीग्रेशन का तरीका। यही बात पूछी गई थी मेरे वाले पेपर में कि कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट वो बताती है, 3 कॉन्फ्लिक्ट हैं और कौन सा बेस्ट मानती है, तो इंटीग्रेशन, ये वाला पेपर में था, ठीक। विवाद समाधान के लिए किस तरीके में दोनों पक्षों के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग को विकसित किया गया है, यानी कि मान लीजिए कि 2 लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, तो उनके बीच में उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए कौन सी चीज़ को उन्होंने जो है डेवलप किया है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग को विकसित किया, इंटीग्रेशन को, ठीक है, कि इंटीग्रेट होना चाहिए। इंटीग्रेट, देखिए मैं पूरा नहीं बता सकता, ये बता सकता हूँ। इंटीग्रेट का मतलब ये होता है कि किसी को भी आपस में सेक्रीफाइस नहीं करना होता है, दोनों को जो है सिर्फ कॉमन अंडरस्टैंडिंग लानी होती है, दोनों को समझना होता है, एक दूसरे को सेक्रीफाइस नहीं करना होता है, ठीक है। परिस्थिति का नियम अवधारणा किसने विकसित किया, परिस्थिति का नियम, इकोलॉजिकल
ये भी मैरी पार्कर फोलेट ने, ठीक है। फोलेट ने शक्ति के कितने प्रकार बताए कि पावर के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप ऑफ पावर, ठीक है, पावर ओवर एंड पावर विद, ठीक है। उसके बाद फोलेट ने किस शक्ति को सबसे महान माना है, वो बताया कोऑपरेटिव पावर यानी कि पावर विद, ठीक है। उसके बाद फोलेट के अनुसार एक लीडर में कितने गुण पाए जाते हैं, एक लीडर जो होता है, एक लीडर, लीडरशिप का इनका कॉन्सेप्ट बहुत शानदार है, वो आपको पढ़ के जाना है, देख लेना एक बार। इसके बाद इसने कहा है कि 3, ठीक है, लीडर में कितने गुण होते हैं, 3, एक होता है कोऑर्डिनेशन का, एक होता है डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम एंड एंटिसिपेशन का, ठीक है, ये 3 उन्होंने बताए हैं। इसके बाद आता है एमपी फोलेट के नेतृत्व में कितने प्रकार बताए हैं। देखो ये तो इसने लीडरशिप के 3 बता दिए, नेतृत्व के 3 वही हैं लेटर, ठीक है। ये लीडरशिप में कितने गुण होते हैं, ये होते हैं उसकी मेरिट्स की। एक लीडर जो होता है, मैं मान लीजिए आप लीडर हैं या कोई और लीडर है, उसके अंदर 3 गुण होने चाहिए, 3 उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, वो 3 क्वालिटी ये हैं। इसके बाद एक लीडरशिप में जो है वो लीडरशिप कितने प्रकार की होती है, तो ये कहती है कि लीडरशिप भी 3 प्रकार की होती है। एक होता है लीडरशिप और पोजीशन, यानी कि पोजीशन वाली लीडरशिप, लीडरशिप ऑफ पर्सनैलिटी। उसके बाद लीडरशिप ऑफ फंक्शन, ठीक है, ये ऑफ कर लेना, ठीक है, लीडरशिप ऑफ पोजीशन, लीडरशिप ऑफ पर्सनैलिटी, लीडरशिप ऑफ फंक्शन, ठीक है। ये 3 तरह की लीडरशिप होती है, यानी कि एक तो पोजीशन के अकॉर्डिंग लीडरशिप मिलेगी आपको, एक आपकी पर्सनैलिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको लीडर माना जाए, एक आपके काम जो है उनको देख करके लीडर माना जाए, ठीक है। इसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच से संबंधित प्रशासनिक विचारक कौन है। साइंटिफिक मैनेजमेंट के ये सारे याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक मैनेजमेंट में कौन कौन शामिल है, वो हैं F.W. टेलर, मैरी पार्कर फोलेट, ऑड्री टेड, ऑड्री और ऑर्डवे टेड, हेनरी फ्योल, ओलिवर सेल्डन, लिंडल ऑर्विक। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच के हैं सारे, ठीक है। ये आपको 5 नाम 6 नाम याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, किसकी बुक है। ये बुक आपकी पिछली बार एग्जाम में आई थी, पिछली बार वाला जो एग्जाम हुआ है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, मैक्स वेबर, ये किताब आई थी। इससे पहले भी एक किताब इनकी आई थी, ये इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये वाली किताब भी जो है ये पिछली बार के मॉर्निंग वाले शिफ्ट के पेपर में आई हुई थी। इसके बाद मैक्स वेबर ने किस सत्ता को तार्किक माना है। मैंने कहा था ना किस सत्ता सपोर्ट करता है, कानूनी सत्ता यानी कि लीगल अथॉरिटी को जो ये सपोर्ट करता है, तो लीगल अथॉरिटी को जो है ये रैशनल मानता है। फिर ब्यूरोक्रेसी शब्द को किसने गढ़ा था, ब्यूरोक्रेसी शब्द किसने दिया था, विंसेंट डी गार ने जो है उन्होंने ये शब्द दिया है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या है, ब्यूरोक्रेसी का मतलब है रूल बाय पब्लिक ऑफिस, यानी कि पब्लिक ऑफिस के द्वारा रूल किया जाना, ठीक है। मैक्स वेबर के अनुसार ब्यूरोक्रेसी के कितने प्रकार हैं, ब्यूरोक्रेसी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की, एक होती है पैट्रीमोनियल और एक होती है लीगल। ब्यूरोक्रेसी 2 टाइप की बता रहा है ये, ठीक है, पैट्रीमोनियल एंड लीगल, ठीक है। वैसे 3 तरह की होती है, एक बताते हैं ट्रेडिशनल, क्रिस्मेटिक एंड लीगल, ठीक है, वो अथॉरिटी होती है। तो ब्यूरोक्रेसी के ये 2 टाइप बताता है, ये बताता है पैट्रीमोनियल एंड लीगल। पैट्रीमोनियल ब्यूरोक्रेसी हमें किस सत्ता में देखने को मिलेगी, ये मिलेगी हमें ट्रेडिशनल एंड क्रिस्मेटिक, ठीक है। पैट्रीमोनियल हमें मिलेगी ट्रेडिशनल एंड क्रिस्मेटिक अथॉरिटी के अंदर, ठीक है। और जो लीगल ब्यूरोक्रेसी है, लीगल ब्यूरोक्रेसी क्या विशेषताएं होंगी, ये एक होगी कॉन्टिन्यूस बेसिस, फंक्शन एंड पावर बेस आर डिफाइंड बिफोर वर्क, फंक्शन एंड पावर आर डिफाइंड बिफोर वर्क एंड हायरार्की बेस होगी, रिसोर्स यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पोस्ट कैन नॉट बी सेल, पोस्ट को बेचा नहीं जा सकता, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होगा फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ये सारी विशेषताएं हैं एक लीगल ब्यूरोक्रेसी में। इसके बाद है लैक ऑफ डिसीजन इज इलॉजिकल, क्रूअल, वेस्टफुल एंड इनफेक्टिव, किसने कहा था, लैक ऑफ डिसीजन इज इलॉजिकल, इलॉजिक मतलब कि लैक ऑफ डिसीजन इज क्या है, डिसीजन के अंदर कमी होना क्या होगा, इलॉजिकल है, क्रूअल है, वेस्टफुल है एंड इनफेक्टिव है। किसने कहा, उर्विक ने, लिंडल उर्विक ने, ठीक है। अब शुरू हो गए लिंडल उर्विक के क्वेश्चन, अभी कौन से खत्म हो गए, ब्यूरोक्रेसी वाले क्वेश्चन, मैरी पार्कर फोलेट वाले क्वेश्चन, साथ में मैक्स वेबर वाले क्वेश्चन खत्म, अब आ गए लिंडल उर्विक और साथ में लूथर गुलिक, इन लोगों के क्वेश्चन। अब है द पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किसकी किताब है, ये है गुलिक और उर्विक। ये जो किताब है ये यूपी का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था, उसके अंदर क्वेश्चन आया हुआ था, गुलिक और उर्विक वाला, ठीक है। इसके बाद द मेकिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पुस्तक, ये किसकी किताब है, ये भी उर्विक की किताब है। इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन रिफ्लेक्शन फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 2 पुस्तक किसकी है, ये भी लूथर गुलिक की किताब है।
गुलिक ने प्रशासनिक में कितने सिद्धांत बताए हैं? इसने बताए 10 सिद्धांत। लूथर गुलिक ने बताए 10 सिद्धांत, ठीक है। और लूथर गुलिक ने जो है वो कार्यपालिका के कितने कार्य बताए हैं कि एक कार्यपालिका के कितने काम होते 7। याद रखना पोस्ट कोर्ब, ठीक है, ये पूरा आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी पूरी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, बताऊंगा मैं, आगे आएगी, आगे बताऊंगा मैं। उर्विक ने प्रशासन में कितने सिद्धांत बताए हैं? ये तो गुलिक ने तो बताए थे 10, लिंडल उर्विक कितने बताते हैं? 8, ठीक है। इसके बाद है 4P का क्या अर्थ है? 4P का क्या मतलब है, ठीक है। पर्पज ऑफ फंक्शन, पर्पज और स्किल या स्पेशलाइजेशन। उसके बाद है पर्सन और क्लाइंट। उसके बाद है प्लेस और टेरमनी, ठीक है। ये आपको याद रख लेनी है, ठीक है। टेरिटरी, ठीक है, प्लेस और टेरिटरी, ये आपके लिए जो ये 4P का मतलब है। पर्पज, प्रोसेस, पर्सन, पैलेस। पर्पज, प्रोसेस, पर्सन, पैलेस, ये 4 इसके अर्थ हैं, ठीक है, 4P के। 4P का सिद्धांत दिया किसने है? ये दिया है उर्विक ने, ठीक है। विभागीय डिपार्टमेंटलाइजेशन की अवधारणा किसकी है? लूथर गुलिक और उर्विक की। डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देना। विभागों को विभाजित करने के लिए कितने आधार बताए हैं? 4P। कोई भी डिपार्टमेंटलाइजेशन करना हो, डिपार्टमेंटों को डिवाइड करना हो, तो वो 4P के आधार पे किया जा सकता है। इसके बाद है स्पैम ऑफ कंट्रोल के सिद्धांत में उर्विक के अनुसार एक व्यक्ति एक बार में कितने व्यक्तियों को नियंत्रित कर सकता है? तो 6, ठीक है। एक व्यक्ति एक बार में कितने व्यक्तियों को कंट्रोल कर सकता है? स्पैम ऑफ कंट्रोल में 6। फिर औद्योगिक समाजशास्त्री किसे माना जाता है? एल्टन मेयो। देखिए उन उर्विक और गुलिक के क्वेश्चन खत्म हो गए, अब आ गए एल्टन मेयो के क्वेश्चन। एल्टन मेयो के क्वेश्चन आगे, औद्योगिक समाजशास्त्री किसे माना जाता है, यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट सोशोलॉजिस्ट किसे माना जाता है? एल्टन मेयो को, ठीक है। हार्थ्रोन परीक्षण किसने किया? एल्टन मेयो। ये क्वेश्चन आता है आपका पेपर में, एल्टन मेयो का। हार्थ्रोन एक्सपेरिमेंट किसका है? एल्टन मेयो का। मानव संबंध अवधारणा के पिता कौन है? ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के फाउंडिंग फादर कौन है? एल्टन मेयो। ये भी क्वेश्चन आपका पेपर में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसके बाद मेयो ने हार्थ्रोन परीक्षण कब तक किया? 1927 से 1932 तक। याद रखिए मेयो ने खुद किया था 27 से 32, जबकि हार्थ्रोन एक्सपेरिमेंट जो है वो चलता है 1924 से 32 तक, ठीक है। मेयो कब शामिल होते हैं? 1927 में। तो 1927 से 32 तक जो है मेयो रहते हैं फिर, ठीक है। एल्टन मेयो के मुख्य कार्य या पुस्तकें कौन सी हैं? एल्टन मेयो के कौन सी पुस्तकें, मुख्य काम कौन से हैं इनके? हैं द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्री, द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्री, द सोशल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्री, द पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्री। ये 3 इसके मेन वर्क हैं, ह्यूमन प्रॉब्लम इंडस्ट्री, सोशल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्री एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। ये 3 मेन वर्क है उसके। इसके बाद है एल्टन मेयो के की जो रिसर्च है उसमें उनके सहयोगी कौन थे? उनके सहयोगी थे फ्रिट्ज रोथ्सबर्गर, ठीक से, फ्रिट्ज रोथ्सलबर्गर, ठीक है। रोथ्सलबर्गर जो है उनके हेल्पर थे, उनके सहयोगी थे इस रिसर्च में, हार्थ्रोन एक्सपेरिमेंट के अंदर। हार्थ्रोन एक्सपेरिमेंट में नेशनल रिसर्च काउंसिल के द्वारा किस शोध को स्पॉन्सर किया गया था? यानी कि इसके अंदर जो है एक एक्सपेरिमेंट अलग से हुआ था, नेशनल रिसर्च काउंसिल जो है उसने जो सपोर्ट किया था किसको, कौन से शोध को, ठीक है। कौन सा काम था? वो था इल्यूमिनेशन हाइपोथेसिस, ठीक है। इल्यूमिनेशन हाइपोथेसिस जो है वो इसके अंदर सपोर्ट की गई। तो इल्यूमिनेशन हाइपोथेसिस हार्थ्रोन का एक पार्ट है। इसके बाद हार्थ्रोन के अंदर कौन से स्टेप अपनाए गए थे? देखिए अलग अलग चारों स्टेप देखिए इसके क्या है। पहला था इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, दूसरा था रिले असेंबल रूम एक्सपेरिमेंट, तीसरा था मैसिव इंटरव्यू प्रोग्राम, उसके बाद था बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन। ये पेपर में आता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है, ये आपको याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद हार्थ्रोन शोध के प्रथम चरण इल्यूमिनेशन परीक्षण के द्वारा किस चीज़ का परीक्षण किया गया? यानी कि पहले स्टेप में क्या चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश की गई, ठीक है। किस चीज़ को जो है वहाँ पे इवेल्युएट किया जाता है? लाइटिंग के आउटपुट का वर्क पर प्रभाव, यानी कि लाइट्स का क्या फ़र्क पड़ता है, यानी कि लाइट डिम है, तेज है, आ रही है, जा रही है, उसका क्या फ़र्क पड़ेगा प्रोडक्शन पे, ये डिसाइड निकालने की कोशिश की गई थी। सेकंड था रिले असेंबल टेस्ट रूम के कितने चरण रखे गए? रिले असेंबल टेस्ट रूम वो 3 स्टेप में पूरा होता है, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड द मिका स्प्लिटिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फर्स्ट सेकंड 2 एक्सपेरिमेंट तो वैसे ही थे, नाम थे, तीसरे का था मिका स्प्लिटिंग एक्सपेरिमेंट। इससे आगे चलते हैं, आगे हैं मिका स्प्लिटिंग एक्सपेरिमेंट में कितने वर्कर्स को रखा गया? कितने वर्कर्स को? 5 लड़कियां थी, ठीक है। और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो हैं वो कौन था? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में थी वीमेंस, ठीक है, 6 वीमेंस को रखा गया था, और ऐसे ही 6
वर्कर्स यानी कि मेंस को रखा गया था नेक्स्ट वाले में। और थर्ड मिका स्प्लिटिंग एक्सपेरिमेंट में जो है वो 5 लड़कियां थी। मेयो ने उत्पादन में वृद्धि का कारण किस चीज़ को माना, यानी कि एल्टन मेयो जो हैं वो एक प्रोडक्शन में जो हो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण था। उसने कहा कि सोशल ग्रुप की फीलिंग होती है इनके बीच में, यानी कि वो कहता है कि इनके इंसेंटिव दे दो, पैसे दे दो, ठीक है, इंसेंटिव काट लो, कुछ कर लो, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका एक सोशल ग्रुप है, ये इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे रह करके जो है वहाँ से, इसलिए इनको ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का फादर माना जाता है। ठीक है, तो सोशल ग्रुप फीलिंग थी इन लोगों के बीच में, इकट्ठा काम करने की फीलिंग। ठीक है, इसके बाद बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन ग्रुप में वर्कर्स किस तरह की शब्दावली को अपनाते हैं, यानी कि वर्कर्स ने जो है काम करते हुए जब ठेका दिया गया तो 3 शब्द बनाए थे, एक होता है रेट बस्टर, एक होता है चीसलर, एक होता है स्क्वायलर। ये 3 वर्ड जो हैं ये आपको याद कर लेने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं तीनों के तीनों, रेट बस्टर, चीसलर, स्क्वायलर। ठीक है, ये तीनों अलग अलग काम के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी कि मान लीजिए कोई काम से ज़्यादा, मतलब कि हमने फिक्स किया कि हम आज 10 चीज़ें बनाएंगे, तो किसी ने कहा कि 12 बना दी, तो उसको कहा जाएगा रेट बस्टर, काम से जितना टारगेट था उससे ज़्यादा काम करना। चीसलर उसको कहा जाएगा जो अपने काम से कम काम करेगा, 15 बनवानी थी, बनवा रहा है 14, एक कम बन रही है, उसको चीसलर कहना शुरू कर देंगे। ठीक है, स्क्वायलर उसको कहा जाएगा जो अंदर की ग्रुप की बातें किसी तीसरे को बताता हो, वो स्क्वायलर होगा। ठीक है, इसके बाद होता है जब व्यक्ति अपने ग्रुप के टारगेट से ज़्यादा उत्पादन करे, ये देखिए रेट बस्टर आ गया उत्पादन ज़्यादा करने पे, टारगेट से कम करने पे चीसलर आ गया। ठीक है, ग्रुप की बातें जो बाहर बता दे उसको कहते हैं कबूतर का बच्चा स्क्वायलर। क्या कहते हैं, कबूतर का बच्चा स्क्वायलर। ठीक है, एल्टन में जो वर्कर्स के किस इंटरेस्ट को ज़्यादा महत्व देते हैं, वर्कर्स का कौन सा इंटरेस्ट है जिसको वो ज़्यादा प्राथमिकता में रखते हैं, सामूहिकता। ठीक है, उनकी इकट्ठा रहने की फीलिंग्स को। एल्टन मेयो वर्कर्स के किस ग्रुप की महत्ता को प्राथमिकता में रखते हैं, कौन सी अनौपचारिक समूह, यानी कि इनको जो ये अनऑफिशियल या हाँ मतलब अनऑफिशियल ग्रुप्स के अंदर रखते हैं, अनौपचारिकता में। ठीक है, इसके बाद लोक प्रशासन की किस अवधारणा का जन्म जो हो हार्थोन परीक्षण से हुआ, लोक प्रशासन की कौन सी अवधारणा जो हार्थोन एक्सपेरिमेंट से निकल करके आती है। ठीक है, वो आती है मानव संबंध अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के फादर भी इसलिए कहा जाता है। फिर सोशल स्कूल सिस्टम का फादर किसे कहा जाता है, सोशल स्कूल सिस्टम। अब खत्म हो गए एल्टन मेयो। ठीक है, इसके अभी दोनों में एल्टन मेयो खत्म, अब आ गए आपके चेस्टर बर्नार्ड। चेस्टर बर्नार्ड को देखिए, सोशल स्कूल सिस्टम का फादर किसे माना जाता है, चेस्टर बर्नार्ड को। यही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, सोशल स्कूल सिस्टम का फादर चेस्टर बर्नार्ड को। इसके बाद लोक प्रशासन पर चेस्टर बर्नार्ड के विचार कौन सी पुस्तक में मिलते हैं, लोक प्रशासन पर चेस्टर बर्नार्ड के विचार कौन सी बुक में मिलते हैं, वो है कार्यपालिका के कार्य। ठीक है, द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इस किताब में मिलते हैं, यानी कि एक ही किताब है चेस्टर बर्नार्ड की, याद रख लेनी है, द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। अपनी पुस्तक द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव में बर्नार्ड ने किन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, यानी कि कौन से सिद्धांत जो हैं वो लेकर के आए, वो लेकर के थ्योरी ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जोन ऑफ इंडिफरेंस, फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। ये जो क्वेश्चन है ये 2021 में आया था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद लोक प्रशासन के सिद्धांतों को विकसित करने के लिए चेस्टर बर्नार्ड ने किस अवधारणा का प्रयोग किया, वो क्या था, सिस्टम अप्रोच का। ठीक है, सिस्टम अप्रोच को यूज करते। ऑर्गेनाइजेशन को खुला संगठन किसने कहा, चेस्टर बर्नार्ड ने। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को ओपन ऑर्गेनाइजेशन किसने कहा है, चेस्टर बर्नार्ड ने। चेस्टर बर्नार्ड ने जो संगठन के ऊपर कुछ सिस्टम का प्रभाव बताया है, जिनको वो नाम देते हैं सुप्रा सिस्टम, यानी कि वो कहता है कि सिस्टम जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है बाहरी सिस्टम से इफेक्ट होता है, और उनको बोलता है सुप्रा सिस्टम। सुप्रा सिस्टम कौन से होते हैं, सुप्रा सिस्टम के अंदर चीज़ें आती हैं, इकोनॉमिक सिस्टम, कल्चरल सिस्टम, ठीक है, उसके बाद है पॉलिटिकल सिस्टम। यानी कि ये सुप्रा सिस्टम है आपका, जो ये मान लीजिए ये ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी बहुत कई ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो सिस्टम है। वैसे ये जो है ये सिस्टम से प्रभावित तो होता है, छोटे छोटे सिस्टम से, ठीक है, लेकिन इसके बाहर भी बड़े सिस्टम हैं, इकोनॉमिक सिस्टम है, कल्चरल है, पॉलिटिकल है, ये इसको प्रभावित करते हैं। इसके बाद चेस्टर बर्नार्ड ने जो है किस प्रकार के प्रशासनिक विचारक हैं, वो हैं प्रबंधक और सांगठनिक सिद्धांत वाले, यानी कि ये मैनेजरियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरिस्ट हैं। इसके बाद जो है बर्नार्ड ने एक संगठन के लिए कितने तत्व आवश्यक माने हैं, एक संगठन के लिए जो है वो कितने एलिमेंट होने चाहिए, वो कहता है 3 एलिमेंट होने चाहिए। एक होता है विलिंगनेस टू कोऑपरेट, कॉमन पर्पज और कम्युनिकेशन। तो चेस्टर बर्नार्ड कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जो है वो ये 3 चीज़ें होनी जरूरी हैं। विलिंगनेस टू कोऑपरेट की फीलिंग होनी चाहिए उनके अंदर, ठीक है, कॉमन पर्पज होना चाहिए संगठन का, कम्युनिकेशन होना चाहिए आपस में,
इसके बाद अब बर्नार्ड के अनुसार एक संगठन में सहयोग की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है। वो कहता है प्रोत्साहन और प्रलोभन द्वारा। यानी कि एक संगठन के अंदर अगर आप किसी को काम करने के लिए मोटिवेट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है एक व्यक्ति के अंदर, एक वर्कर के अंदर जो वो मोटिवेशन भरना पड़ेगा आपको, ठीक है। और मोटिवेशन के साथ में जो है आपको कुछ इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, इंडोसमेंट्स देने पड़ेंगे। इसके बाद जो बर्नार्ड ने कितने प्रकार के प्रलोभन और प्रोत्साहन बताए हैं, 8 प्रकार के, ठीक है। 8 प्रकार के इंसेंटिव या इंडोसमेंट बताए हैं। तो इसमें बर्नार्ड ने 2 वर्गों में विभाजित कर दिया। एक होता है सामान्य, जनरल इंसेंटिव, और दूसरे होते हैं विशेष, ठीक है, स्पेसिफिक। विशेष प्रलोभन कौन से हैं? विशेष के अंदर आता है मटेरियल यानी कि मनी, नॉन मटेरियल, ठीक है, नॉन मटेरियल पावर एंड प्रेस्टीज। उसके बाद है डिजायरेबल फिजिकल कंडीशन ऑफ वर्क्स। उसके बाद है आइडिया, बेनिफिकेशन, लॉयल्टी टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। और सामान्य में कौन से आएंगे? एसोसिएशनल अट्रैक्शन ऑफ द वर्क, अडेप्टेशन ऑफ वर्क कंडीशन टू हैबिचुअल हैबिट्स। उसके बाद है अपॉर्चुनिटी ऑफ फीलिंग्स फॉर एंड लार्ज पार्टिसिपेशन। उसके बाद है डेवलपिंग ए सेंस ऑफ सॉलिडरिटी। ये आएंगे जनरल इंडोसमेंट में। इसके बाद अथॉरिटी को संगठन में कब स्वीकार किया माना जाएगा? ये चेस्टर बर्नार्ड के अकॉर्डिंग कि एक अथॉरिटी को किस वे में माना जाएगा। तो यहाँ पे कहा है सदस्यों द्वारा आदेश का पालन करने लगे, कि एक अथॉरिटी को तब एक्सेप्टेंस माना जाएगा जब उस संगठन के जो मेंबर हैं वो उसके द्वारा दिए गए ऑर्डर को फॉलो करें, ठीक है। जो ऑर्डर है, ऑर्डर को बर्नार्ड किस तरह देखते हैं? कम्युनिकेशन के तौर पे, कि ऑर्डर कोई भी देता है ना वो एक कम्युनिकेशन है। तो जो मेंबर द्वारा किन आदेशों का पालन किया जाएगा? कौन से आदेश जो हैं उनका पालन करेंगे? वो उन आदेश का पालन करेंगे, उन ऑर्डर का पालन करेंगे जिनको वो स्वीकार करते हैं, जिनको वो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। सदस्य किन आदेशों को स्वीकार कर सकते हैं? सदस्य उन चीज़ों को स्वीकार करेंगे जो आसानी से समझ आ जाएं, संगठन और व्यक्ति के हित में दोनों बराबर हों, सदस्यों जिनके साथ में जो दिमाग व शारीरिक तौर पर जुड़े हों, यानी कि व्यक्ति जो है वो मेंटली और फिजिकली तौर पे उसके साथ में जुड़ा होना चाहिए, वो तब उसको मानेगा। इसके बाद है चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा ऑर्डर की स्थिति में होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जोन ऑफ इंडिफरेंस, यानी कि कोई भी व्यक्ति ऑर्डर देता है तो उसको जो है जोन ऑफ इंडिफरेंस में होना बहुत जरूरी है। इसके बाद जोन ऑफ इंडिफरेंस में एक आदेश की स्थिति कैसी होगी? जोन ऑफ इंडिफरेंस में जो है एक ऑर्डर की जो कंडीशन है वो कैसी होगी? वो ऐसी कंडीशन होगी कि कोई भी ऑर्डर दिया जाएगा उसको बिना किसी संदेह के स्वीकार कर लिया जाएगा, ये स्थिति होगी, ठीक है। चेस्टर बर्नार्ड में कार्यपालिका के कितने कार्य बताए हैं? चेस्टर बर्नार्ड ने जो है वो एक जो एग्जीक्यूटिव होता है उसके कितने कार्य हैं? तो ये कहता है 3 काम हैं। एक होता है मेंटेनेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, दूसरा होता है सिक्योरिटी एसेंशियल सर्विस फ्रॉम इंडिविजुअल, तीसरा होता है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्वेशन एंड पर्पज, ठीक है। इसके बाद लोक प्रशासन में निर्णय निर्माण अवधारणा के मुख्य प्रतिपादक कौन हैं? वो हैं हर्बर्ट साइमन। लोक प्रशासन में निर्णय निर्माण अवधारणा के, अब देखिए आपका चेस्टर बर्नार्ड खत्म, अब आगे हैं हर्बर्ट साइमन, ठीक है, हर्बर्ट साइमन पहुंच गए। लोक प्रशासन में निर्णय निर्माण यानी कि डिसीजन मेकिंग अवधारणा के मुख्य प्रतिपादक कौन हैं? वो हैं हर्बर्ट साइमन, ठीक है। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक किसकी है? हर्बर्ट साइमन की। हर्बर्ट साइमन की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1950, मॉडल ऑफ मैन 1957। ये किताब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन याद रखनी है। इसके बाद है मॉडल ऑफ मैन 1957, द न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन, द साइंस ऑफ आर्टिफिशियल 1969 में आती है। मोड्स ऑफ बाउंडेड रेशनलिटी ऑर्गेनाइजेशन 1958, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाउंडेड रेशनलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक प्रशासन के सिद्धांतों को मुहावरे किसने कहा है? ठीक है, ये कहता है कि ये जितने लोक प्रशासन के सिद्धांत हैं ना, ये जितनी थ्योरीज दी गई हैं, ये सारे के सारे मुहावरे हैं, यानी कि ये लोकोक्तियाँ हैं, यानी कि ये प्रोवर्ब्स हैं। किसने कहा? हर्बर्ट साइमन ने। ये क्वेश्चन याद रखिए, पेपर में आएगा, ठीक है। इसके बाद जो है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, यानी कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अलग अलग हैं। इसका मतलब क्या है? राजनीति और प्रशासन अलग अलग हैं। ये साइमन इनको एक मानते हैं। देखिए पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन अलग है और पॉलिटिक्स अलग है, ये एक विचार है। तो साइमन इसको रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। साइमन कहता है कि अलग नहीं है, एक है। निर्णय निर्माण का अर्थ क्या है, यानी कि डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब है? डिसीजन मेकिंग का मतलब सबसे बेहतर विकल्प को
चुनना, ये हर्बर्ट साइमन कह रहे हैं। इसके बाद निर्णय निर्माण के साइमन में कितने चरण बताए हैं, निर्णय यानी कि डिसीजन मेकिंग के कितने स्टेप होते हैं, ठीक है। वो कहता है 4 स्टेप में निर्णय डिसीजन मेकिंग होता है। उनका क्या क्रम है, क्रोनोलॉजी क्या है डिसीजन मेकिंग की, पहले इंटेलिजेंस, उसके बाद डिसीजन, उसके बाद चॉइस, उसके बाद रिव्यू, ठीक है। ये इसका जो है वो प्रोसीजर होगा। समस्या की पहचान कौन से चरण में है, यानी कि सबसे पहले जो है एक समस्या को पहचाना जाएगा वो होता है इंटेलिजेंस, पहला स्टेप। उसके बाद समस्या के समाधान के लिए विभिन्न विकल्प किस चरण में होंगे, बहुत सारे विकल्प होते हैं आपके पास सेकंड के अंदर। उसके बाद होता है आप बेहतर विकल्प का चुनाव किस चरण में करेंगे, तीसरे चरण में, ठीक है। लिए गए निर्णय का परिणाम क्या रहा उसका किस चरण में पता करेंगे, चौथे चरण में। आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इसने 4 स्टेप बताए, कैसे बताए कि सबसे पहले हम प्रॉब्लम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, हम देखेंगे कि क्या समस्या है, फिर हम देखेंगे सेकंड चरण में चले जाएंगे, समस्या को समाधान करना है, उसके समाधान के लिए आना है, तो समाधान के लिए कितने विकल्प हैं। उसके बाद जो है फाइनल में आ जाएंगे, हमने एक फाइनल विकल्प चुनना है, ठीक है, एक बेहतर विकल्प चुना, वो थर्ड स्टेप हो गया। उसके बाद विकल्प चुना, उसके क्या परिणाम रहे, वो फोर्थ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे चेस्टर बर्नार्ड ने कितने प्रकार के निर्णय बताए हैं, कितने तरह के निर्णय लिए जा सकते हैं, टू टाइप ऑफ डिसीजन। एक होता है प्रोग्राम्ड, यानी कि हम पहले से ही प्रोग्राम कर दे, एक होता है नॉन प्रोग्राम्ड, हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं थी, ठीक है। फिर है पहले से तैयार नियम के आधार पर और आसान तरीके के निर्णयों को क्या कहा जाता है, वो कहता है प्रोग्राम डिसीजन, ठीक है, कि पहले से तैयार हैं डिसीजन। उसके बाद है अचानक और पहली बार लिए जाने वाले निर्णय क्या होते हैं, वो होते हैं नॉन प्रोग्राम डिसीजन। साइमन ने किस निर्णय को तार्किक माना, कौन से निर्णय जो वो रैशनल होते हैं, वो निर्णय रैशनल होंगे। रैशनल कौन से होंगे, उद्देश्य को पूरा करता हो तथा जिसके लक्ष्य और साधन आपस में मेल खाते हों, ठीक है, यानी कि मीन एंड आपका मतलब कि टारगेट जो है मीन एंड एंड्स जो हो आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। मतलब जैसे कि वही है कि जैसे मान के चलिए, थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको, जैसे कि मुझे ज़रूरत है, प्यास लगी हुई है, तो प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए ना, जहर थोड़ी पियेंगे, ठीक है। तो मीन्स और एंड सेम होने चाहिए, प्यास बुझाने के लिए पानी की ज़रूरत है, साधन पानी है, एंड प्यास बुझाना है। तो समस्या का पूर्ण समाधान करता हो, ठीक है, जिससे इच्छा की वस्तु को पाया जा सके, ठीक है, यानी कि आपकी जो इच्छा थी वो पाई जा सके। हर्बर्ट साइमन में ने है कितने प्रकार के तार्किक निर्णयों को बताया है, कितने प्रकार के तार्किक निर्णय होते हैं, वो होते हैं 6 प्रकार के, ठीक है। तो 6 प्रकार के तार्किक निर्णय कौन से हैं, वो हैं ऑब्जेक्टिव रैशनल, सब्जेक्टिव रैशनल, ठीक है, कॉन्शियसली रैशनल, डेलिब्रेटिव रैशनल, ठीक है, इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनली रैशनल और पर्सनल रैशनल। ये 6 के 6 आपको याद कर लेने हैं। प्रशासन में पूर्णतः तार्किक से क्या आप समझते हैं, पूर्णतः तार्किक से यानी कि कंप्लीटली रैशनल, उससे क्या मतलब है, उससे मतलब ये है कि समस्या की पूर्ण जानकारी, ठीक है, अलग अलग विकल्प का पता होना, सबसे अच्छे निर्णय का पता होना, समस्या के समाधान का पता होना, ये पूर्ण तार्किक है, ठीक है, ये कंप्लीट लॉजिकल है। हर्बर्ट साइमन के अनुसार बंधक तार्किकता यानी कि बाउंडेड रेशनलिटी क्या है, बाउंडेड रेशनलिटी ये कॉन्सेप्ट आता है इनका पेपर में, ये आपको याद करना है। बाउंडेड रेशनलिटी किसका कॉन्सेप्ट है, हर्बर्ट साइमन का, और बाउंडेड रेशनलिटी का मतलब क्या है ये आपको याद कर लेना। यह है समस्या के सीमित समाधान, आपको पता है समस्या के सीमित समाधान है, सीमित विकल्पों में से एक को सबसे अच्छा बनाना, ज्ञान आपको पूरा नहीं है, ज्ञान का अभाव है, लक्ष्य बेस्ट तरीके से हासिल करना, ठीक है, ना होकर सेटिस्फाई होगा, ठीक है, मतलब कि लक्ष्य बेस्ट तरीके से हासिल करना ना होकर के, यानी कि बेस्ट तरीके से हासिल करना ना होकर के ये होगा कि हम सेटिस्फाई हो जाएं, ऐसा इस तरीके से हासिल किया जाए लक्ष्य। ये बाउंडेड रैशनलिटी, क्या आप रैशनल हैं लेकिन बाउंड है, आपके पास सब कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद है सेटिस्फाइंग का क्या अर्थ है, सेटिस्फाइंग का मतलब अच्छा और काफ़ी, यानी कि गुड एंड इनफ, सेटिस्फाई गुड है, इनफ है, ठीक है। उसके बाद प्रशासनिक आदमी का विचार, यानी कि ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव मैन इंपॉर्टेंट, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैन किसका कॉन्सेप्ट है, हर्बर्ट साइमन, वेरी इंपॉर्टेंट। साइमन के अनुसार प्रशासनिक आदमी किस तार्किकता की बात करेगा, बाउंडेड रैशनलिटी की, प्रशासनिक आदमी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बात करेगा बंधक तार्किकता की। साइमन के अनुसार एक होता है इकोनॉमिक मैन कौन सी तार्किकता की बात करेगा, पूर्णतः
तार्किकता के, यानी कि कंप्लीट रेशनल। जबकि हमें याद रखनी है ये वाली बात, ये 2 वाली बात, ये सबसे ज़रूरी है। अब आ गया नेक्स्ट थिंकर अब्राहम मैस्लो। प्रोत्साहन के सिद्धांत के लिए लोक प्रशासन में किसे माना जाता है, यानी कि मोटिवेशनल थ्योरी। याद कीजिए मोटिवेशनल थ्योरी, ठीक है, मोटिवेशनल थ्योरी, ठीक है। मोटिवेशनल थ्योरी जो है उसके लिए किसको जाना जाता है, अब्राहम मैस्लो को। अब्राहम मैस्लो याद कर लीजिए, ठीक है। आवश्यकता का पद सोपान किसका दिया गया है, हायरार्की ऑफ नीड्स, हायरार्की ऑफ नीड्स। ये आपको याद रख लेनी है चीज़ें, हिंदी में लिखी हुई यहाँ पे, हायरार्की ऑफ नीड्स। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पेपर में आता है। हायरार्की ऑफ नीड्स का कॉन्सेप्ट है अब्राहम मैस्लो का। अब्राहम मैस्लो को लोक प्रशासन में किस अप्रोच के लिए जाना जाता है, इनको जाना जाता है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के लिए, मानववादी अप्रोच के लिए, ठीक है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। जेड ऑर्गेनाइजेशन का सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था अब्राहम मैस्लो ने, ठीक है। अगर जेड थ्योरी की बात करेंगे तो जेड थ्योरी दी थी विलियम आउची ने, और जेड ऑर्गेनाइजेशन का सिद्धांत दिया अब्राहम मैस्लो ने। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को निशान ही लगा लेता हूँ साथ के साथ में। हायरार्की ऑफ नीड्स इनका ये है, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद है जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये भी मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी किसकी पुस्तक है, अब्राहम मैस्लो की, ठीक है। मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी मैस्लो द्वारा लिखी पुस्तकों का क्रम क्या है, मैस्लो ने जो किताबें लिखी उनका क्रम क्या है, याद कीजिए। नीड हायरार्की थ्योरी 1943, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी 1954, यूप्स चेन मैनेजमेंट 1963, रिलीजन वैल्यू एंड पीक एक्सपेरिमेंट 1964, द साइकोलॉजिकल ऑफ साइंस 1966। ये आपको याद रख लेनी है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। मैस्लो के अनुसार आवश्यकताओं का सोपान का अर्थ क्या है, आवश्यकताओं का सोपान यानी कि हायरार्की ऑफ नीड्स का क्या मतलब है। इसका मतलब है व्यक्ति का लोअर से हाई नीड की तरफ बढ़ना, यानी कि नीड ऐसे होती हैं, पहले ये नीड, इसके बाद मेरी दूसरी नीड, इसके बाद मेरी तीसरी नीड, इसके बाद मेरी चौथी नीड, उसके बाद मेरी पांचवी नीड। इस तरीके से मेरी नीड बढ़ती चलती है, ठीक है, यानी कि लोअर नीड से हायर नीड की तरफ बढ़ना। मैस्लो ने कितने प्रकार की नीड बताई हैं, 5 प्रकार की। मैस्लो ने कौन कौन सी नीड बताई हैं, उनका क्रम क्या है। सबसे नीचे आती है फिजियोलॉजिकल नीड, फिर आती है सिक्योरिटी नीड, उसके बाद देखिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, ज़्यादा बड़ा हो रखा है। देखिए सबसे पहले आती है फिजियोलॉजिकल नीड, उसके बाद आती है सिक्योरिटी नीड, उसके बाद आती है बिलोंगिंगनेस, लव नीड्स, स्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये इसकी 5 नीड हैं, इस तरीके से चलता है, ठीक है। व्यक्ति के बायोलॉजिकल नीड्स कौन सी हैं, यानी कि फिजिकल नीड्स, भूख और प्यास, ठीक है। उसके बाद है व्यक्ति अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट किस नीड में ढूंढता है, एस्टीम नीड में। देखो मैं इसको समझाता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए। फिजिकल नीड क्या होती है, हमारी सबसे पहले फिजिकल नीड यानी कि हमें अपनी भूख बुझानी है, प्यास बुझानी है, ये चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, भूख बुझ गई, प्यास बुझ गई, अब अपनी सोसाइटी में रहना तो सिक्योर रहें, थोड़ा आराम से रहें, ठीक है, कोई हमें परेशान ना करे, कोई हमें नुकसान ना पहुंचा दे। नुकसान नहीं पहुंचा रहा, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, अब रह रहे हैं। अब मैं अकेला नहीं रह सकता, मुझे कोई पार्टनर चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए, लव नीड्स, बिलोंगिंगनेस नीड, मुझसे कोई जुड़े तो, कोई रहे तो मेरे साथ। अब ये नीड होगी उसकी। इसके बाद ये भी आ गई। उसके बाद आती है उसकी, ये कहता है कि ठीक है हमने तो प्यार कर लिया, सोसाइटी में रह रहे हैं, ठीक है, अब हमारी रिस्पेक्ट भी करे लोग, इज्जत भी तो होनी चाहिए हमारी। फिर वो कहता है कि एस्टीम नीड्स, हमारी इज्जत हो, सोसाइटी हमें रिस्पेक्ट दे। फिर होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के अंदर क्या होता है कि वो सोचता है कि अब मैं थोड़ा बाहर निकलूँ, कुछ करूँ, कुछ चीज़ों को देखते हुए चलूँ, ठीक है। फिर मैं अपने आप को इवेल्युएट, अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, उसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आ जाती है। इसके बाद मैस्लो कौन सी नीड्स को डी नीड्स कहता है, वो होता है प्रथम 4 नीड्स, फिजिकल, सिक्योरिटी, बिलोंगिंगनेस, स्टीम। ये चारों जो हैं ये डी नीड्स हैं, ठीक है, यानी कि प्राइमरी नीड्स हैं। इससे कौन सी नीड्स व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करती हैं, डी नीड्स, यानी कि व्यक्ति की इच्छाएं थी। अब्राहम मैस्लो किस नीड को सबसे ज़्यादा ऊपर रखते हैं, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड की किसने कोइन किया था, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को जो है वो किसने कोइन किया है, वो किया है कार्थर गोल्डस्टीन ने। कार्थर गोल्डस्टीन का नाम याद रखना। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स जो वर्ड है ये किसने कोइन किया, कार्थर गोल्डस्टीन ने। व्यक्ति अपनी ज़िंदगी का असली मतलब तलाशने की कोशिश करता है, कौन सी नीड में, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के अंदर, ठीक है।
यानी कि उसको सोसाइटी में आया, सिक्योरिटी मिल गई, प्यार भी हो गया, पार्टनर भी ढूंढ लिया, रिस्पेक्ट भी मिल गई। ठीक है, अब उसको क्या चाहिए? अब उसको चाहिए कि यार अपनी ज़िंदगी का मतलब तलाशते हैं, अब ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। ठीक है, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती हैं। मैस्लो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को क्या कहते हैं? वो कहते हैं बी नीड्स। ये होती है बी नीड्स। ठीक है, और पहली वाली 4 नीड्स को क्या कहते हैं? प्राथमिक नीड्स को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं डी नीड्स, डी एंड बी। तो यहाँ पे बी नीड्स है। मैस्लो किन 2 नीड्स को बाद में जो है शामिल करते हैं, इसके बाद 2 नीड्स और शामिल करते हैं, यानी कि 7 नीड बताते हैं। ये 7 नीड्स कहते हैं कि एक व्यक्ति की 7 ज़रूरतें होती हैं। तो ये कहता है कि नीड टू नोन एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, उसके बाद होता है एस्थेटिक नीड्स, नीड टू नोन एंड अंडरस्टैंड, यानी कि उसके बाद जो है व्यक्ति क्या चाहता है, छठी नीड है उसकी कि वो चीज़ों को जानने की कोशिश करता है। यानी कि वे कौन सी नीड्स है जिनमें व्यक्ति चीज़ों को जानने और समझने का प्रयास करता है, वो नीड है नीड टू नोन एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, खूबसूरत चीज़ों को देखने की इच्छा और कौन सी है, यानी कि पहले तो उसकी जो है वो खूबसूरत बनाने का फैसला किया उसने, जिनकी खूबसूरत बनाएंगे वो आगे उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, बी नीड्स जिसको कहता है। ठीक है, उसके बाद आती हैं वो चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करता है, यार दुनिया के अंदर ये चीज़ें हैं, नॉलेज लेता हूँ, नॉलेज गेन करता है। उसके बाद उसने नॉलेज भी गेन कर ली, अब वो सोचा यार चाहता है कि यार एक आध चीज़ देख भी लें, जो खूबसूरत चीज़ें, क्यों ना ताजमहल के बारे में सुना ही जाए, ताजमहल को देखने भी चलते हैं, रेड फोर्ट को देखने चलते हैं, इंडिया गेट को देखने चलते हैं, संसद भवन को देखने चलते हैं। इस तरीके से जी मन करता है, फिर उनको बोलता है ये एस्थेटिक्स नीड। ठीक है, किस प्रबंध में नीड्स को पूरा करने का मौका दिया जाता है, यानी कि कौन सी मैनेजमेंट है जिसके अंदर इन नीड्स को पूरा करने का मौका मिलेगा? वो होता है इश्यू चेन मैनेजमेंट। ठीक है, इश्यू चेन मैनेजमेंट, इसके अंदर जो है वो आप अपनी नीड को पूरा कर सकते हैं। थ्योरी जेड जो है, थ्योरी जेड एक पेपर था इनका। थ्योरी जेड पेपर जो मैस्लो द्वारा कब प्रकाशित किया गया? 1969 में। थ्योरी जेड है क्या चीज़? थ्योरी जेड क्या चीज़ है? थ्योरी जेड में जो है एक संगठन का प्रकार, जो संगठन को मैनेज करने का एक तरीका। थ्योरी जेड है एक संगठन का टाइप है जो संगठन को मैनेज करने का तरीका बताता है, या वर्कर्स को गाइड किया जाता है, आदेश नहीं दिए जाते। यहाँ पे वर्कर्स को क्या है कि गाइड करेंगे, यानी ऑर्डर नहीं देंगे। ठीक है, मैस्लो इसे संगठन का सबसे अच्छा प्रकार मानता है, सबसे अच्छा टाइप। ठीक है, थ्योरी जेड को। थ्योरी जेड हाउ अमेरिका मैनेजमेंट मीट द जापानीज चैलेंज 1981, पुस्तक के लेखक कौन है? ये एक पुस्तक आई थी विलियम आउची की, थ्योरी जेड हाउ अमेरिका मैनेजमेंट मीट द जापानीज चैलेंज। जापानीज चैलेंज के सामने ये किताब थी 1981 में, डॉक्टर विलियम आउची की। इसके बाद है डॉक्टर विलियम आउची किस देश से संबंधित थे? वो हैं जापान से। ठीक है, डॉक्टर विलियम आउची कौन से देश के? जापान से। ठीक है, तो यहाँ तक जो है क्वेश्चन हुए हैं अभी। ठीक है, हम एक थिंकर और कर लेते हैं, डगलस मैकग्रेगर को। डगलस मैकग्रेगर के और कर लेते हैं। डगलस मैकग्रेगर जो हैं कहाँ, डगलस मैकग्रेगर कहाँ पर प्रबंध के प्रोफेसर थे, यानी कि ये मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं डगलस मैकग्रेगर। ठीक है, ये थे MIT सोलन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, MIT सोलन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में ये प्रोफेसर थे। इसके बाद डगलस मैकग्रेगर को लोक प्रशासन में किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? उनको जाना जाता है थ्योरी एक्स एंड वाई। ये पेपर में आता है भाई, बिल्कुल 100% आता है। थ्योरी एक्स एंड वाई पिछले लगातार सालों से आ रहा है। अब जो थिंकर आ रहे हैं मैस्लो, मैकग्रेगर, ठीक है, और पीटर ड्रकर, आगे जितने भी थिंकर आएंगे, वाल्डो, ठीक है, ये थिंकर जो है बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है। तो डगलस मैकग्रेगर को देखिए, डगलस मैकग्रेगर की थ्योरी है थ्योरी एक्स एंड वाई। ठीक, इसके बाद थ्योरी एक्स एंड वाई किस बुक में प्रकाशित की गई थी इनके द्वारा? द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज, द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज, इस बुक में जो है इनकी ये थ्योरी आती है। इसके बाद है द प्रोफेशनल मैनेजर, पुस्तक किसकी है? डगलस मैकग्रेगर की। ठीक है, ये किताब भी आपको जो है याद कर लेनी, द प्रोफेशनल मैनेजर डगलस मैकग्रेगर की किताब है। थ्योरी एक्स एंड वाई डगलस मैकग्रेगर की। ठीक है, साथ में द प्रोफेशनल मैनेजर डगलस मैकग्रेगर की याद कर। डगलस मैकग्रेगर को किस अप्रोच के लिए जाना जाता है? डगलस मैकग्रेगर को जो वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट अप्रोच के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद जो वर्कर्स से जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करवाना किसके हाथ में होता है? वो होता है मैनेजर्स के हाथ में, ये कहते हैं मैकग्रेगर। ठीक है, प्रबंधक और संगठन के कार्य को लेकर मैकग्रेगर क्या सोचते हैं, यानी कि मैनेजमेंट एंड संगठन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को लेकर के मैकग्रेगर का क्या मानना है? तो वो कहते हैं कि वर्कर से काम करवाने का तरीका कैसा हो। ठीक है, इसके बारे में वो सोचते हैं। इसके बाद मैकग्रेगर ने जो है परंपरागत सिद्धांतों को कहाँ से विकसित किया, यानी कि जो ट्रेडिशनल थ्योरीज हैं उनको कहाँ से विकसित माना जाता है? सेना और चर्च। ये कहता है कि जो परंपरागत थ्योरी है वो कहाँ से निकल करके आई है? वो निकल करके आई है सेना के लिए वो थ्योरी थी, चर्च के लिए थ्योरी थी।
ठीक है। फिर इसके बाद कहते हैं थ्योरी एक्स का क्या मतलब है, थ्योरी एक्स का क्या मतलब, थ्योरी एक्स एंड वाई का जो इनका कॉन्सेप्ट है उसमें थ्योरी एक्स का क्या मतलब है। तो ये कहते हैं कि जो प्रशासन और संगठन को नज़र में रखकर बनाई गई है, यानी कि वे थ्योरीज जो संगठन और प्रशासन उन दोनों को रख करके, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रख करके जो थ्योरीज बिल्डअप की गई हैं वो थ्योरी जो है वो एक्स थ्योरी है। थ्योरी एक्स को लेकर मैक्रेगर की मुख्य धारणा क्या थी, क्या सोचता वो इसके बारे में थ्योरी एक्स के अंदर, यानी कि वो कहते हैं कि थ्योरी एक्स के अंदर ये है कि लोग पैसे के लिए काम करते हैं। थ्योरी एक्स का मतलब कह रहा है लोग अगर थ्योरी एक्स से, यानी कि जो थ्योरी ट्रेडिशनल थ्योरी है उनको ये थ्योरी एक्स कहता है, तो उन थ्योरीज के अंदर क्या है, उन थ्योरीज का क्या मानना है, उन थ्योरीज का मानना है कि लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लोग दूसरों को फॉलो करते हैं, स्वयं आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, वर्कर्स केवल अपने इंटरेस्ट से मतलब रखता है, संगठन से उसे कोई मतलब नहीं, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, फैक्ट्री किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये इसका थ्योरी एक्स का मतलब। वर्कर्स के प्रति पूर्वाग्रह से मैक्रेगर किन दो अप्रोच की बात करते हैं, वर्कर्स के प्रति पूर्वाग्रह, यानी कि वर्कर्स के प्रति पहले से प्रीजुडाइस हैं, तो प्रीजुडाइस के प्रति मैक्रेगर किन दो अप्रोच की बात करता है, वो करता है हार्ड अप्रोच और सॉफ्ट अप्रोच। ठीक है, हार्ड अप्रोच यानी कि एक संगठन में दो तरीके से काम होता है, एक होता है हार्ड अप्रोच, एक होता है सॉफ्ट अप्रोच। ठीक है, ठीक है, हार्ड अप्रोच में होता है कि बहुत ज़्यादा शक करेंगे, सॉफ्ट अप्रोच में शक नहीं करेंगे, करता रहेगा जो कर लेगा। किस अप्रोच को कैरेट और स्टिक अप्रोच कहा जाता है, वो कहा जाता है सॉफ्ट अप्रोच को, कैरेट और स्टिक अप्रोच। ठीक है, इसके बाद वर्कर ज़्यादा फ्रीडम की मांग करेंगे, किस अप्रोच का नकारात्मक प्रभाव है। ठीक है, वर्कर्स जो हैं वो ज़्यादा फ्रीडम की डिमांड करेंगे, ये कौन सी अप्रोच जो है वो उसको बिल्डअप के लिए उसमें जो है ज़्यादा काम सहयोग करती है, वो अप्रोच करती है सॉफ्ट अप्रोच। ठीक है, वर्कर्स जो है वो मैनेजर्स के विरुद्ध रहेंगे और काम को धीमी गति से करेंगे, किस अप्रोच का नकारात्मक प्रभाव है, यह है हार्ड अप्रोच में। डगलस मैक्रेगर द्वारा थ्योरी वाई को विकसित क्यों करते हैं, थ्योरी वाई क्यों लेकर आए, थ्योरी वाई जो एक्स की आलोचना करने के लिए लेके आते हैं, थ्योरी एक्स जो है उसको क्रिटिसाइज करने के लिए आते हैं। वर्कर्स काम के प्रति कम प्रतिबद्ध होते हैं, वर्कर्स जो हैं अपने काम के प्रति जो हैं वो कम डेडिकेटेड होते हैं। ठीक है, कब होते हैं डेडिकेटेड, जब वे अपनी उच्च आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे, यानी कि ये भी हायरार्की ऑफ नीड्स का प्रयोग करते हैं। डगलस मैक्रेगर भी जो हैं वो भी यहाँ पे यूज़ करेंगे नीड ऑफ हायरार्की, यानी कि उनकी जो हायर नीड है, हायर नीड को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि काम के प्रति जब व्यक्ति डेडिकेटेड होगा तब, कब डेडिकेटेड होगा, तब होगा जब वो अपनी हायर नीड्स को पूरा करेगा। ठीक है, तब डेडिकेट हो। थ्योरी एक्स में निम्न आवश्यकताओं पर ध्यान किसने दिया, यानी कि कौन थ्योरी एक्स में आवश्यकताओं पर ध्यान किस, निम्न आवश्यकताओं पर ध्यान किसको जन्म देता है, यानी कि निम्न का मतलब है कि जो लोअर नीड्स हैं। ठीक है, जो लोअर नीड्स हैं, लोअर नीड्स पर ध्यान किसको जन्म देगा, प्रोत्साहन में कमी, यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी, फैक्ट्री जो हो वो सिर्फ लोअर नीड्स पूरी कर रही है तो वर्कर्स के लिए क्या होगा, वो डीमोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मैनेजमेंट किस थ्योरी में नियंत्रण और आदेश, यानी कि कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच को धारणा को अपनाता, थ्योरी एक्स में, यानी कि थ्योरी एक्स जो है वो कहती है कि मैनेजर्स जो हैं वो वर्कर्स के ऊपर कमांड करेंगे, उनको कंट्रोल में करेंगे, ये थ्योरी एक्स कहती है। ये क्योंकि ये ट्रेडिशनल थ्योरी है। किन नीड्स की पूर्ति व्यक्ति के प्रोत्साहन में वृद्धि करती है, कौन सी नीड है जो व्यक्ति को मोटिवेट करती है, वो होती है हायर नीड्स। ठीक है, हायर नीड्स को कौन सी थ्योरी पूरा करती है, वो करती है थ्योरी वाई। किस थ्योरी में वर्कर्स स्वयं संचालित होंगे, थ्योरी वाई में, यानी कि खुद काम करेंगे, कोई उनको ऑर्डर करने वाला नहीं है। तो मैक्रेगर किन मैनेजर्स को वर्कर्स का सहयोगी मानता है, मैक्रेगर कहता है कि कौन से मैनेजर्स हैं जो वर्कर के सहयोगी, वो कहता है कि प्रोफेशनल मैनेजर जो हैं वो वर्कर्स की हेल्प करते हैं। इसके बाद है हाइजीन। देखिए यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं, 178 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट करते हैं। अभी तक जो हमने पढ़े हैं इन थिंकर में जो है बहुत सारी बेसिक चीज़ें थी, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप मान के चलिए अभी तक जितने थिंकर हमने पढ़े हैं वहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बिल्कुल 100% आने वाले हैं। 178 क्वेश्चन किए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद क्वेश्चन आने वाले हैं आपके 5 से 6 क्वेश्चन। आगे वाले जो क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके, जो लगभग आधे क्वेश्चन हुए हैं, आधे क्वेश्चन और बाकी, उनमें 5 से 6 क्वेश्चन, क्योंकि आगे वाले थिंकर ही ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चन बनता है। अभी आपका जैसे हर्जबर्ग गया है, अभी आपका हर्जबर्ग शुरू होगा, फ्रेडरिक हर्जबर्ग जो अब शुरू होगा, डगलस मैक्रेगर गए हैं। ठीक है, अभी तो डिवाइट वाल्डो आने बाकी हैं, पीटर ड्रकर आने बाकी हैं। ठीक है, अभी तो कई थिंकर ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल डायरेक्टली फेस करने पड़ते हैं, डायरेक्टली देखने पड़ते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए जो है हम इसको इतना ही करते हैं, कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, सेकंड पार्ट के अंदर हम बात करेंगे
नेक्स्ट थिंकर की 179 क्वेश्चन से जो है हम पढ़ना शुरू करेंगे, और धीरे धीरे हम ऐसे ही जैसे लगेगा मुझे कि जहाँ चाहिए, जहाँ पे बताना चाहिए थोड़ा बहुत, वो मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट के लिए आप वेट कीजिए, 1-2 दिन के अंदर जो है नेक्स्ट के लिए भी वीडियो आपके लिए बना दी जाएगी। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।